अनन्या एक छोटे से गांव में रहती थी। यह पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक शांत जगह था। घर पुराने थे, पत्थरों से बने हुए। पेड़ हवा में रहस्य फुसफुसाते थे। अनन्या को अपना गांव बहुत प्यारा था, लेकिन रात में यह अलग सा लगता था। जब सूरज पहाड़ियों के नीचे चला जाता तो परछाइयां लंबी हो जाती। गांव अपनी सांसें रोक लेता, किसी चीज का इंतजार करता। अनन्या अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उनका घर गांव के किनारे पर था, जंगल के सबसे करीब। उसके दादा समय का एक सिकुड़ा हुआ नक्शा उसे कहानियां सुनाते थे। गांव की कहानियां, लोगों की कहानियां, जंगल की कहानियां। वो रात में फुसफुसाहटों की बात करते थे, अनदेखी चीजों की। अनन्या सुनती, उसकी आंखें चौड़ी होती। उसकी दादी, जिनकी आंखों में हजार सूरज की गर्माहट थी, उसे गीत सुनाती। बहादुरी के गीत, प्यार के गीत, उन आत्माओं के गीत जो उनकी रक्षा करती थी। अनन्या को अपनी दादी की आवाज में सुकून मिलता था, रात की फुसफुसाहटों के खिलाफ एक ढाल। लेकिन कुछ फुसफुसाहटें अनन्या ने सीखा सुनने के लिए ही होती थी। एक शाम जब आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया था, अनन्या अपने दादा के पास बैठी थी। हवा में लकड़ी के धुएं और बारिश के वादे की गंध थी। दादा, कहानी सुनाओ ना, अनन्या ने विनती की। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। उसके दादा मुस्कुराए। उनकी झुर्रियां उस हरकत से और गहरी हो गई। एक कहानी? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट थी। बहुत खूब, लेकिन ध्यान से सुनो बच्ची। बहुत समय पहले, उन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई। हमारे गांव का एक लड़का जंगल में गया था। वह एक दुर्लभ तितली का पीछा कर रहा था। उसके पंख आसमान के टुकड़ों जैसे थे। वह गहरा और गहरा जाता गया, जब तक कि गांव बस एक याददाश्त बनकर रह गया। अनन्या करीब झुक गई। उसका दिल उसके सीने में ढोल की तरह धड़क रहा था। सूरज डूबने लगा। उसके दादा ने जारी रखा, और लड़के को एहसास हुआ कि वह खो गया है। उसने आवाज लगाई, लेकिन केवल खामोशी ने उसका जवाब दिया। वह पेड़ों के बीच भटकता रहा। डर उसके दिल को चिमटे की तरह जकड़े हुए था। कहते हैं कि वह फिर कभी नहीं दिखाई दिया। जंगल की फुसफुसाहटों में खो गया। अनन्या कांप उठी, अपने घुटनों को अपनी छाती के करीब खींच लिया। उसका क्या हुआ दादा? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके दादा ने अपना सिर हिलाया। उनकी आंखें एक ऐसी उदासी से भरी हुई थीं, जिससे अनन्या की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। कुछ लोग कहते हैं कि वह आज भी जंगल में भटकता है, हमेशा घर का रास्ता खोजता रहता है। दूसरे कहते हैं वह रुक गए। उनकी आवाज मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट में बदल गई कि जंगल ने उसे अपना लिया, उसे पूरा निगल लिया। इसके बाद आई खामोशी भारी थी, अनकही आशंकाओं और खिड़की के बाहर पत्तों की सरसराहट से भरी हुई। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कहानी उपजाऊ जमीन में बोए गए बीज की तरह उसके दिमाग में घर कर गई। अगले दिन सूरज चमक रहा था, पिछली रात की परछाइयों को दूर भगा रहा था। अनन्या, उसका दिमाग अभी भी अपने दादा की कहानी में खोया हुआ था। अपने दोस्तों रोहन और प्रिया के साथ बाहर चली गई। चलो जंगल में खेलते हैं, रोहन ने सुझाव दिया। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। प्रिया, हमेशा की तरह साहसी, आसानी से मान गई। अनन्या झिझकी। उसके दादा की कहानी उसके कानों में गूंज रही थी। लेकिन उस खोए हुए लड़के का क्या? उसने पूछा।
उसकी आवाज धीमी थी। रोहन और प्रिया ने हंसी मजाक भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। यह तो बस एक कहानी है, पागल, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज हंसी से लदी हुई थी। डरने की कोई बात नहीं है। अनन्या, साहसिक कार्य के आकर्षण के आगे उसकी शुरुआती झिझक दूर हो गई और उसने खुद को सहमत पाया। साथ मिलकर तीनों दोस्त जंगल में चले गए। उनकी हंसी पेड़ों से गूंज रही थी। जंगल सूरज की गर्म चमक में नहाया हुआ अनन्या की कल्पना से कम खतरनाक लग रहा था। जैसे जैसे वे गहरे चलते गए, पेड़ ऊंचे होते गए। उनकी शाखाएं आपस में जुड़कर एक छत बना रही थीं, जो सूरज की रोशनी को छान रही थी, जिससे जंगल का फर्श प्रकाश और छाया के मोज़ेक में रंग गया था। हवा में चीड़ की सुइयों और गीली धरती की गंध थी, जो गांव की जानी पहचानी गंधों के बिल्कुल विपरीत थी। वे गहरा और गहरा जाते गए। उनका शुरुआती उत्साह विस्मय में बदल गया। जंगल पक्षियों के गीतों और अंडरग्राउंड में छोटे जीवों की सरसराहट से जीवंत था। वे एक घुमावदार रास्ते पर चल पड़े। उनकी निगाहें खोए हुए लड़के के किसी भी निशान के लिए अंडरग्राउंड को खंगाल रही थीं। हर कदम के साथ उनकी हंसी फीकी पड़ती जा रही थी। यह रोहन था जिसने इसे सबसे पहले देखा। जंगल के हरे और भूरे रंग के बीच कुछ अलग सी चमक। देखो, वह चिल्लाया, झाड़ियों के झुरमुट की ओर इशारा करते हुए। सावधानी से वे पास पहुंचे। उनके दिल उम्मीद से तेज धड़क रहे थे। वहां ऊंची लताओं और गिरे हुए पत्तों से आधा छिपा हुआ एक प्राचीन मंदिर के खंडहर थे। इसकी पत्थर की दीवारें समय के साथ घिसी हुई और काई में ढकी हुई एक भूली हुई ऊर्जा के साथ गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही वे करीब पहुंचे, अनन्या ने कुछ और देखा, कुछ ऐसा जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। धरती से बाहर निकला हुआ, मानो उन्हें अपने करीब बुला रहा हो, एक तलवार का दस्ता था। धातु उम्र के साथ धूमिल हो गई थी, लेकिन फिर भी अनन्या इसकी सतह पर उकेरी गई जटिल नक्काशी देख सकती थी। प्रतीक जो उसकी आंखों के सामने लिखते और हिलते हुए प्रतीत हो रहे थे। भूली हुई लड़ाइयों और प्राचीन जादू की कहानियां फुसफुसा रहे थे। सांस रोककर रोहन ने हाथ बढ़ाया और दस्ता पकड़ लिया। धातु उसके स्पर्श के नीचे ठंडी थी, जिससे उसकी बांह में झटका लगा। उसने खींचा और तलवार मानो विचलित होने से हिचकिचा रही हो, धरती से धीमी कराहट के साथ निकली। ब्लेड हालांकि जंग लगा हुआ था, फिर भी धूप में हल्के से चमक रहा था। इसका किनारा एक ऐसी तीक्ष्णता की फुसफुसाहट कर रहा था जिसे समय अभी तक कम नहीं कर पाया था। भाग 5। परछाइयां नाचती हैं, डर हावी हो जाता है। उस रात अनन्या अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद उसे नहीं आ रही थी। पुराने मंदिर की तस्वीरें, अजीब नक्काशी वाली तलवार की तस्वीरें उसकी पलकों के पीछे नाच रही थीं। हवा बाहर गरज रही थी। एक शोकाकुल आवाज जो उन फुसफुसाहटों को प्रतिध्वनित करती हुई प्रतीत हो रही थी जो उसने जंगल में सुनी थी। घर का हर क्रैक, उसकी खिड़की के खिलाफ पत्तों की हर सरसराहट उसके शरीर में डर का झटका भेजती थी। उसने सोचा कि उसने फुसफुसाहटें भी सुनी हैं, धुंधली और अस्पष्ट, लेकिन निश्चित रूप से वहां थीं। वे तलवार से निकलती हुई प्रतीत हो रही थीं, एक निरंतर बड़बड़ाहट जो उसके साहस को कम कर रही थी। डर ठंडा और चिपचिपा उसके दिल के चारों ओर लिपट गया, कसकर निचोड़ रहा था। उसने अपना चेहरा अपने तकिए में दबा लिया। फुसफुसाहटों, परछाइयों
उस डर को रोकने की कोशिश कर रही थी जो उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रहा था। अगले दिन अनन्या एक झटके से उठी। उसका शरीर अकड़ा हुआ था। उसका दिमाग अभी भी पिछली रात के आतंक की गूंज से भरा हुआ था। सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन इससे उस डर को दूर करने में बहुत कम मदद मिली जो उसके दिल में घर कर गया था। उसने उस एहसास को दूर करने की कोशिश की, खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन डर बना रहा। उसके पेट के गड्ढे में डर की एक गांठ। उसने अपने दोस्तों से परहेज किया। उन्हें यह बताने से डरती थी कि उसने क्या अनुभव किया है। डरती थी कि वे उस पर हंसेंगे, उसके डर को बचकाना कल्पना कहकर खारिज कर देंगे। लेकिन वह फुसफुसाहटों की व्याख्या कैसे कर सकती थी? हड्डी ठंडा करने वाली निश्चितता कि कुछ गड़बड़ है। भाग 6। प्रार्थना और पहेलियां, सांत्वना की तलाश। अनन्या की दादी, उसकी आंखें तेज और जानकार, अपनी पोती में बदलाव को भांप गईं। उसने वह डर देखा जो अनन्या की आंखों में दुबका हुआ था। जिस तरह से वह हर अचानक आवाज पर सिहर जाती थी। एक शाम जब अनन्या आग के पास दुबकी हुई बैठी थी, तो उसकी दादी ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें क्या परेशानी है बच्ची? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी और सुखदायक थी। अनन्या हिचकिचाई, अनिश्चित कि उस डर को कैसे समझाया जाए जिसने उसे जकड़ लिया था। वे फुसफुसाहटें जो उसके जागने के घंटों में उसे सताती थीं। लेकिन उसकी दादी की निगाहें दयालु थीं। उनका स्पर्श अनन्या के परेशान दिल के लिए मरहम था। हिचकिचाते हुए अनन्या ने उसे सब कुछ बता दिया। मंदिर के बारे में, तलवार के बारे में, फुसफुसाहटों के बारे में, डर के बारे में। उसकी दादी ने धैर्यपूर्वक सुना। उसका हाव भाव विचारशील था। जब अनन्या समाप्त हुई तो उसकी दादी ने कहा, उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। कुछ चीजें अनन्या, उसने कहा, परेशान करने के लिए नहीं होती हैं। जंगल में कई रहस्य हैं। कुछ को दफन ही रहने देना सबसे अच्छा है। उसने सुझाव दिया कि वे गांव के पुजारी से मिले, एक दयालु बूढ़ा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि और समझ के लिए जाना जाता है। शायद, उसकी दादी ने तर्क दिया, वह कुछ मार्गदर्शन दे सकता है, उस डर से कुछ सांत्वना दे सकता है जिसने अनन्या को त्रस्त कर रखा था। अनन्या राहत के लिए बेताब सहमत हो गई। पुजारी ने ध्यान से सुना क्योंकि अनन्या ने कांपती हुई आवाज में अपने अनुभव को सुनाया। जब वह समाप्त हुई तो वह बोला। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। डर एक शक्तिशाली भावना है बच्ची, उन्होंने कहा, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। हमें मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, अपने डर का सामना करने की ताकत के लिए। उसने प्रार्थना और आशीर्वाद दिया। उसके शब्द अनन्या पर गर्म लहर की तरह बह रहे थे। एक पल के लिए उसने आशा की एक किरण महसूस की, एक एहसास कि शायद पुजारी की प्रार्थना उन परछाइयों को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी जो उससे चिपकी हुई थी। लेकिन डर, हालांकि कम हो गया, बना रहा। अनन्या के माता पिता उसके हाव भाव में अचानक आए बदलाव से चिंतित होकर उसे शहर ले गए, एक ऐसे डॉक्टर के पास जो दिमाग के कामकाज में माहिर था। उसने उससे प्यार से बात की, उसके सपनों, उसके डर, जंगल में उसके अनुभव के बारे में पूछा। उसने स्पष्टीकरण दिया, सुझाव की शक्ति के बारे में बताया, इस बारे में बताया कि मन कैसे भय और चिंताओं को जन्म दे सकता है। उसने दवाएं दी, रंगीन गोलियां
जो संतुलन बहाल करने का वादा करती थीं, परछाइयों को दूर भगाती थीं, लेकिन फिर भी फुसफुसाहट बनी रही। प्राचीन तलवार की एक निरंतर याद दिलाती है उन रहस्यों की जो उसने रखे थे। भाग 7। फुसफुसाहटों का भार, तलवार की पुकार। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी अनन्या को कोई शांति नहीं मिली। फुसफुसाहट उसका पीछा करती रही, उसके दिमाग के पीछे एक निरंतर बड़बड़ाहट। डॉक्टर के स्पष्टीकरण, रंगीन गोलियां कोई सांत्वना नहीं देती थीं। वह जानती थी, एक निश्चितता के साथ जिसने तर्क को चुनौती दी थी, कि फुसफुसाहटें वास्तविक थीं, कि वे तलवार से जुड़ी थीं, और जब तक इसे उसके विश्राम स्थल पर वापस नहीं कर दिया जाता, तब तक उसे कोई शांति नहीं मिलेगी। उसके रहस्य का भार, निरंतर भय और फुसफुसाहट असहनीय हो गई। अनन्या जानती थी कि वह इसे अब और अपने पास नहीं रख सकती। उसे किसी को बताने की जरूरत थी, किसी ऐसे व्यक्ति को जो समझेगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी मदद कर सके। एक शाम उसने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों को सब कुछ बता दिया। उसे आश्चर्य हुआ, वे हंसे नहीं, उन्होंने ध्यान से सुना। उनके हाव भाव चिंता और घबराहट का मिश्रण थे। रोहन, हमेशा व्यावहारिक, ने सुझाव दिया कि वे मंदिर वापस जाएं, तलवार को फिर से दफनाएं, उन आत्माओं को शांत करें जिन्हें उन्होंने परेशान किया था। प्रिया, हालांकि शुरू में झिझक रही थी, सहमत हो गई। अनन्या का दिल आशा की एक किरण से झूम उठा। अंत में उसके पास ऐसे लोग थे जिन पर वह भरोसा कर सकती थी, जो लोग उसके डर का सामना करने में उसकी मदद करने को तैयार थे। भाग 8। शांति का स्थान, सच्चाई का क्षण। अगले दिन फावड़े और टॉर्च से लैस तीनों दोस्त जंगल लौट आए। इस बार जंगल अलग लग रहा था। अंधेरा, हवा उम्मीद से भरी हुई थी। फुसफुसाहटें अनन्या ने महसूस किया, अब तेज थीं। एक निरंतर ड्रोन जो उसके दांतों को किनारे कर रहा था। उन्हें मंदिर आसानी से मिल गया। रास्ता उनकी यादों में बस गया था। तलवार वहीं पड़ी थी जहां उन्होंने उसे छोड़ा था, आधी धरती में दबी हुई। उसका ब्लेड धूप में खतरनाक रूप से चमक रहा था। जैसे ही अनन्या पास आई, उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई है। फुसफुसाहट तेज हो गई। उसके चारों ओर डर के बवंडर की तरह घूम रही थी। रोहन और प्रिया, उनके चेहरे पीले लेकिन दृढ़, खुदाई करने लगे। धरती नरम और उपज देने वाली थी। उनके फावड़ों के आगे आसानी से रास्ता दे रही थी। जल्द ही उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोद लिया। सावधानी से उन्होंने तलवार को उठाया। उसका वजन उसकी मजबूती में आश्चर्यजनक था। जैसे ही उन्होंने उसे गड्ढे में उतारा, अनन्या ने राहत की एक लहर महसूस की, एक एहसास कि वे सही काम कर रहे हैं। जैसे ही आखिरी धरती ने तलवार को ढंक लिया, जंगल में सन्नाटा छा गया। फुसफुसाहटें जो हफ्तों से लगातार मौजूद थीं, अचानक बंद हो गई। खामोशी बहरी थी, अपनी समग्रता में लगभग अस्वाभाविक। भाग 9। सन्नाटा छा जाता है। अनन्या सांस लेती है। अनन्या जमकर खड़ी हो गई। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। खामोशी उस पर छा गई, भारी और पूर्ण। यह शांति का सन्नाटा था, चीजों का अपने सही स्थान पर लौटने का। हफ्तों में पहली बार अनन्या ने अपने ऊपर शांति का एहसास महसूस किया। डर की गांठ
जो एक निरंतर साथी थी, ढीली पड़ गई। उसकी जगह एक ऐसी हल्कापन ने ले ली जिसके बारे में उसे एहसास नहीं था कि वह गायब है। उसने अपने दोस्तों को देखा। उनके चेहरे पेड़ों से छनकर आती धूप से रोशन थे। रोहन, उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ था, अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था। प्रिया, उसकी आंखें चौड़ी और चमकदार उस जगह को घूर रही थीं जहां तलवार दबी हुई थी। उसके चेहरे पर विस्मय का भाव था। अनन्या को तब एहसास हुआ कि उनका रोमांच भयावह होते हुए भी एक बंधन का अनुभव था। उन्होंने साथ मिलकर अपने डर का सामना किया था और ऐसा करने में उन्होंने किसी भी डर या फुसफुसाते खतरे से मजबूत बंधन बनाया था। रास्ते की ओर मुड़ते हुए अनन्या ने एक गहरी सांस ली। हवा उसके फेफड़ों में मीठी और साफ थी। जंगल अब परछाइयों और फुसफुसाहटों की जगह नहीं रहा, उनका स्वागत करता हुआ प्रतीत हो रहा था। पेड़ हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे, मानो उन्हें विदाई दे रहे हों। जैसे ही वे जंगल से वापस जा रहे थे, अनन्या ने उन चीजों को देखा जो उसने पहले नहीं देखी थी। जंगल के फर्श पर सूरज की रोशनी का नाजुक नृत्य, पेड़ों पर छाल के जटिल पैटर्न, हवा में भरते हुए पक्षियों के गीत की सिम्फनी में भाग 10। गांव जागता है। दुनिया, उसने महसूस किया, आश्चर्य और सुंदरता से भरी थी अगर कोई इसे देखने के लिए समय निकाले। जंगल के किनारे पर पहुंचकर वे दोपहर के सूरज के गर्म आलिंगन में आ गए। सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ गांव जीवन से गूंजता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो जंगल की शांत निश्चलता के बिल्कुल विपरीत था। अपने दोस्तों के साथ हाथ में हाथ डाले गांव वापस चलते हुए अनन्या ने अपनेपन की एक नई भावना महसूस की। गांव अपने परिचित दर्शनीय स्थलों और ध्वनियों के साथ इतना स्वागत करने वाला कभी नहीं लगा था। उसने अपने डर का सामना किया था, अपने राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभरी थी। जैसे ही वे गांव के बाहरी इलाके में पहुंचे, उन्होंने अनन्या के दादा की जानी पहचानी आकृति को अपने घर के बाहर बैठे देखा। उनका चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। उन्हें देखते ही राहत की लहर उनके चेहरे पर छा गई और वह अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनका चेहरा एक चौड़ी मुस्कान में बदल गया। उस रात जब अनन्या अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, तो बगल के कमरे में अपनी दादी की गुनगुनाती हुई सुखदायक आवाजें सुन रही थी। उसने अपने ऊपर शांति का एहसास महसूस किया। फुसफुसाहटें चली गई थीं। उनकी जगह उसके बचपन की सुखदायक आवाजों ने ले ली थी। डर एक दूर की याद थी, साहस और दोस्ती की रोशनी से दूर हुई एक परछाई। और जैसे ही वह सो गई, वह जानती थी कि जंगल में भले ही कई रहस्य छिपे हों, कुछ चीजों को अछूता ही रहने देना सबसे अच्छा है। गांव, उसने महसूस किया, वह जगह थी जहां वह थी, अपने परिवार और दोस्तों के प्यार से घिरी हुई। उसका दिल प्रकाश में बिताए जीवन के शांत आनंद से भरा हुआ था।